हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। हम बात कर रहे थे MEG6 की, जो अमेरिकन लिटरेचर का वर्क है। तो इसमें हमने फर्स्ट जो ब्लॉक है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड ब्लॉक से शुरू करेंगे। तो इसमें जो अमेरिकन राइटर हैं नैथानियल हैवथॉर्न, उसको करेंगे। तो नैथानियल हैवथॉर्न की बायोग्राफी, ये 19th सेंचुरी अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नोवेलिस्ट है, डार्कली रोमांटिक। ही वर्क्स प्राइमरीली विद हिस्ट्री, रिलीजन एंड मोरालिटी। तो इनकी जो राइटिंग है वो कहाँ सेंटर्ड है? न्यू इंग्लैंड में। और मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स फीचर मोरल मेटाफर विद द इंस्पिरेशन ऑफ एंटी प्यूरिटनिज्म। द थीम ऑफ हिज वर्क्स आर बेस्ड ऑन इनहेरिट सिन एंड इविल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये बहुत अच्छे फ्रेंड थे फ्रैंकलिन पियर्स के कॉलेज टाइम में। बाद में ये अमेरिका के जो फ्रैंकलिन पियर्स है ये प्रेसिडेंट बने थे। तो जो इनका इलेक्शन कैंपेन था उस टाइम इन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी थी। नैथानियल हैवथॉर्न ने फ्रैंकलिन पियर्स की बायोग्राफी लिखी थी, जो बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। तो अब हम बात करते हैं इनका बर्थ कब हुआ था। 1804 स्लैम मैसाचुसेट्स में। तो स्लैम मैसाचुसेट्स यहाँ पे क्या था कि प्यूरिटन कॉलोनी थी पहले। जो लोग न्यू इंग्लैंड से थे, मतलब यूरोप से लोग आए थे, वहाँ पे उन्होंने कॉलोनी बनाई थी, वही प्यूरिटन थे जो वहाँ पे आके सेट हुए थे। और वहाँ पे जो विच ट्रायल हुआ था, इनके हैवथॉर्न के जो दादाजी थे, जो ग्रैंडफादर थे उनके, वो 3 जज में से एक थे जब विच ट्रायल के टाइम पे। तो वो इनके लिए काफ़ी एक तरह से शेमफुल इंसिडेंट था हैवथॉर्न के लिए। हिज एंसेस्टर विलियम हैवथॉर्न इमिग्रेटेड टू अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम इंग्लैंड इन 1630 में। तो सबसे पहले 1630 में आए थे और सेटल हो गए थे स्लेम मैसाचुसेट्स में। और जो विच ट्रायल के टाइम पे उनमें से एक थे, जो 3 जज थे उनमें से। और ये ओनली सन थे, इनके फादर की डेथ हो गई थी। ये एक बेटे थे और इनकी 2 बहनें थी। तो इनके फादर की डेथ के बाद ये उन्होंने वो घर छोड़ दिया था और बाद में ये अपने मामा जी के साथ रहने के लिए आ गए थे। फ्रॉम 1821 टू 1825 हैवथॉर्न अटेंडेड बोडोइन कॉलेज विद द एड ऑफ हिज वेल्दी अंकल। जो इनके मामा थे, मैटरनल अंकल थे, वो काफ़ी हेल्दी थे, तो उन्होंने बोडोइन कॉलेज अटेंड किया। और यहाँ पे वो मिले थे हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो और फ्रैंकलिन पियर से, जो बाद में प्रेसिडेंट बने थे। ये दोनों इनको, हेनरी वर्ड्सवर्थ फॉलो और फ्रैंकलिन, ये इनको इसी टाइम पीरियड में मिले थे, इसी कॉलेज में मिले थे। शॉर्ट स्टोरी एंड कलेक्शन। इन स्कूल हैवथॉर्न टेरिबली मिस्ड हिज मदर। और ये स्कूल टाइम में अपनी माँ और अपनी बहन को काफ़ी मिस कर रहे थे। इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद ये 12 ईयर्स तक अपनी फैमिली के साथ रहे। तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज लिखी। एन ओल्ड वुमन्स टेल, द होलो ऑफ द 3 हिल्स were also included. Till 1832 he had published his 2 greatest tale, Roger Melvin's Burial and My Kinsman Major Molyneux. He published twice old tales in 1837. His writing brought him a little dishonor. However, he could earn much money. मतलब इन टेल्स की वजह से उनको थोड़ा सा डिसऑनर मिला, लेकिन काफ़ी कमा लिया था। बडिंग सक्सेस एंड मैरिज। एक पेंटर, इलस्ट्रेटर और ट्रांससेंडेंटलिस्ट थी सोफिया पीबोडी। ये इसके साथ इनकी फ्रेंडशिप हुई। ये एक बुक फार्म कम्युनिटी थी, वहाँ पे काम कर रहे थे। वहाँ पे ये इससे सोफिया से मिले, ये फिर वहीं रहने लग गए थे। और वहीं पे उनको उसी बुक फार्म कम्युनिटी में हेनरी डेविड थोरोयू और राल्फ वॉल्डो इमर्सन, जो बाद में बहुत बड़े राइटर हुए थे, वहीं पे ये उनसे मिले थे। ही डिड नॉट शो मच इंटरेस्ट इन ट्रांससेंडेंटलिज्म में, तो इनको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो बुक फार्म कम्युनिटी थी वहाँ पर रह के उनको ठीक ठाक पैसा मिल रहा था ताकि ये सोफिया से मैरिज कर सके। तो इन्होंने बाद में 9 जुलाई 1842 में मैरिज कर ली। बाद में सोफिया की हेल्थ थोड़ी ख़राब हो गई, तो ये वहाँ से कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में सेट हो गई। 1884 में दे हैड देयर फर्स्ट चाइल्ड। हैवथॉर्न शिफ्टेड टू स्लेम ड्यू टू इंक्रीजिंग डेट एंड डेवलपिंग फैमिली। तो इनकी बच्चियों की फैमिली थोड़ी बढ़ गई और पैसे की काफ़ी कमी हो गई, डेट हो गया था। फिर ये वापस स्लेम चले गए। तो वहाँ पे इन्होंने एक कस्टम हाउस में काम करना शुरू किया। इनके एक डेमोक्रेट और पॉलिटिकल फ्रेंड थे, उनके कनेक्शन की वजह से, इस जॉब की वजह से उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। लेकिन इनके जो पॉलिटिकल व्यू थे उनकी वजह से इनको ये जॉब छोड़नी भी पड़ी, वहाँ से निकाल दिया था उस टाइम जो प्रेसिडेंट थे। लेकिन ये उनके लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि यहाँ से निकालने के बाद उन्होंने जो इनका मास्टरपीस माना जाता है द स्कारलेट लेटर, 1850 में इन्होंने ये वर्क लिखा था। ये इनका मास्टरपीस माना जाता है। ये मतलब सबसे ज़्यादा मास प्रोडक्शन हुआ था इस वर्क का अमेरिका में। ये वर्क इन्होंने वहाँ पे लिखा था और ये वाइडली फेमस, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था इनका वर्क। बाकी इनके वर्क स्लेम में इन्होंने, जो हैवथॉर्न थे नॉट कंफर्टेबल इन स्लेम, ही वाज डिटरमाइंड टू टेक आउट हिज फैमिली फ्रॉम ट्रैपिंग ऑफ प्योरिटन्स टाउन।
तो ये अपनी फैमिली को, जो वहाँ पे जो स्लेम था वो तो बिल्कुल प्योरिटन था, प्योर, तो ये उसको बाहर निकालना चाहते थे। शिफ्टेड टू रेड हाउस इन लिनॉक्स मैसाचुसेट्स। इन लिनॉक्स ही befriended हरमन मेलवाइल एंड मोबी डिक। तो हरमन मेलवाइल से मिले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे, और इन्होंने इनको मोबी डिक डेडिकेट किया। It was a productive period of his life which he enjoyed greatly. He published novels such as the Blithedale romance, द स्कारलेट लेटर के बाद ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है, द हाउस ऑफ सेवन गैबल्स एंड टेंजलवुड टेल्स। उसके बाद ये अब्रॉड चले गए। जब इलेक्शन कैंपेन था, जो पियर्सले प्रेसिडेंट बने थे, उससे पहले जो उनका कैंपेन था उसमें उन्होंने पियर्स के लिए बायोग्राफी लिखी थी। ये बाद में प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के। तो जब ये अमेरिका के प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए थे तो इन्होंने हावेथ्रोन को अमेरिकन कंसोल टू ब्रिटेन एज पर्सनल फेवर बना दिया था। तो ये 1853 से 1857 तक वहाँ पे रहे इंग्लैंड में, और इसी टाइम पीरियड में इन्होंने एक नॉवल लिखा और ओल्ड होम। फिर ये वापस इटली एक टूर के लिए भी गए, बाद में ये वापस इंग्लैंड आ गए। वहाँ पे इनका जो लास्ट नॉवल था द मार्बल फोन इन 1860 इन्होंने लिखा था। फिर वे लास्ट में ये कॉनकॉर्ड मैसाचुसेट्स में इनका जो घर था वहाँ पे ये रहने लग गए। लास्ट ईयर बस 9 मई 1864 सोते हुए इनकी डेथ हो गई थी। जब ये सो रहे थे तो उसी टाइम इनकी डेथ हो गई थी। अब इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क जो एमएजी की सिलेबस में है, एमएजी 6 में है, वो है द स्कारलेट लेटर, जो 1850 में आया था। बैकग्राउंड ऑफ द नॉवल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस नॉवल का बैकग्राउंड क्या है। इसमें जो नरेटर होता है वो एक कस्टम हाउस में काम कराता है। थोड़ा सा इस नॉवल के बारे में बात करते हैं। द स्कारलेट लेटर इज अ रोमांस रिटन बाय अमेरिकन ऑथर नैथानियल हावेथ्रोन। 1850 में पब्लिश हुआ था, बहुत बड़ी सक्सेस हुई थी, मास प्रोडक्शन हुआ था इस वर्क का। और जो D.H. लॉरेंस है उन्होंने क्या बोला था कि परफेक्ट वर्क ऑफ अमेरिकन इमेजिनेशन। ये D.H. लॉरेंस ने बोला था, जो ब्रिटेन के राइटर थे, कि परफेक्ट वर्क ऑफ अमेरिकन इमेजिनेशन। तो इसमें थर्ड पर्सन नरेशन है इस वर्क का। एक नरेटर है जिसका नाम इसमें रिवील नहीं किया गया है। तो इसका प्रीफेस, मतलब इसका प्रीफेस क्या है इस स्टोरी का। इसमें प्रीफेस ये है कि जो नरेटर होता है वो एक कस्टम हाउस में काम करता है। नरेटर होता है वो कस्टम हाउस में काम करता है। वहाँ पे उसको एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है जो एम्ब्रॉयडर किए हुए ए शेप के कपड़े में जिसकी एम्ब्रॉयडरी की हुई है उसके अंदर है, उसको मिलती है। उसको खोलता है, देखता है और उस स्टोरी को पढ़ता है। बाद में इसकी जॉब कस्टम हाउस से एज ए क्लर्क उसकी जॉब थी, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वहाँ पे काम था, तो इसको जॉब से निकाल दिया जाता है। तो बाद में ये इस स्टोरी को लिखता है, मतलब इसको पढ़ता है और फिर इस मैन्युस्क्रिप्ट से बाहर निकाल के लिखता है। उसी का रिजल्ट है ये स्कारलेट लेटर। तो अब हम इसकी स्टोरी की बात करते हैं। इसकी स्टोरी में क्या होता है कि ये स्टोरी है 17th सेंचुरी बोस्टन की, जहाँ पे प्योरिटन सेटलमेंट था। वहाँ पे एक यंग वुमन होती है हेस्टर प्रीने। हेस्टर प्रीने को प्रिजन से बाहर निकाल कर लाया जाता है। उसके आर्म में एक डॉटर होती है, बाहों में एक छोटी सी बच्ची होती है, इन्फेंट होती है पर्ल। और उसने अपने ब्रेस्ट पे क्या पहना है, ए। उसने ब्रेस्ट पे ए एक मार्क पहना है। ए मीन्स अडल्ट्री। कुछ लोग उनको एक चौराहे पे लेकर आते हैं और उससे पूछते हैं कि किसके साथ, इसका फादर कौन है इस बच्चे का, ये अडल्ट्री, ये क्राइम जो किया था उसका पार्टनर कौन है, लेकिन ये कुछ भी रिवील नहीं कर सकती है। और इसमें एक स्टोरी ये होती है कि हेस्टर का जो हस्बैंड होता है वो, उसका नाम होता है रोजर चिलिंगवर्थ। रोजर चिलिंगवर्थ ये कोई शी वॉयज़ के लिए जाता है, लेकिन बहुत साल तक ये हेस्टर वेट कर रही होती है, ये वापस नहीं आता। तो सब ये मानते हैं कि इसकी डेथ हो गई। उसके बाद इसका अफेयर शुरू होता है एक मिनिस्टर के साथ, और उसी से ये पार्ल का बर्थ होता है। लेकिन ये उस मिनिस्टर की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करती है। तो इसी की वजह से जो पब्लिक होती है वो उसको एक तरह से फोर्स करती है कि जो ये स्कारलेट लेटर ए है ये तुम्हें हमेशा अपने कपड़ों, अपने ब्रेस्ट पे पहन के रखना है, ताकि विद हर पब्लिक शेमिंग इज़ हर पनिशमेंट फॉर हर सिन एंड हर सीक्रेसी। कि ना तुमने हमने सीक्रेट बताया कि इसका फादर कौन है, तो ये तुम्हें हमेशा पहन के रखना है। वहीं से उस चौराहे पे जब उसको सज़ा मिल रही होती है तो एक पर्सन, ये रोजर चिलिंगवर्थ, ये काफ़ी एज्ड हो गया है, काफ़ी साल हो गए हैं, कोई इसको पहचान नहीं पा रहा है। ये वहाँ से इसको देख रहा होता है। जब इसको पता चलता है एस्टर का बच्चा हो गया है, तो ये भी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उससे बदला लेना चाहता है। ये उस टाइम रोजर चिलिंगवर्थ वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है बोस्टन में फिजिशियन की। अब उसके फादर जो मिनिस्टर होते हैं, पर्ल, उस बच्ची का नाम पर्ल होता है। उसके मिनिस्टर फादर जो होते हैं वो होते हैं आर्थर डेमसडेल, अ यंग एंड एलोक्वेंट मिनिस्टर। ये मिनिस्टर ये भी जैसे सरमोन देते रहते हैं, रिलीजियस सरमोन जो होते हैं वहाँ पे, और काफ़ी रेपुटेशन होती है इनकी।
तो ये जब उसको हेस्टर को ए पहना दिया जाता है तो ये बहुत शेमफुल महसूस करते हैं और ये बोलते हैं कि मतलब बहुत गिल्ट महसूस करते हैं कि क्राइम दोनों का है, सज़ा एक को मिल रही है। इसी वजह से ये बहुत परेशान रह जाते हैं, धीरे धीरे बीमार होने लग जाते हैं। तो ये अपना इलाज कराने के लिए कौन आता है, वो ही उसका जो हस्बैंड होता है चिलिंगवर्थ। वो चिलिंगवर्थ को धीरे धीरे पता चलता है कि इनको जैसे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है। एक दिन ये आर्थर डिमसडेल उसी चौराहे पे पहुंच जाता है, उसी स्कैफोल्ड पे जहाँ पे हेस्टर को सजा मिली थी। तो ये वहाँ पे पहुँच के वो ए साइन अपने ब्रेस्ट पे खो देता है, कार्व करता है। तो ये हेस्टर और उनकी बेटी जो पर्ल होती है वो वहाँ पहुँच जाती है और वो उनको वहाँ से रोकती है और उठाती है। तीनों हाथ पकड़ रहे होते हैं। ये चिलिंगवर्थ उनको देख लेता है, वहाँ से इसको डाउट हो जाता है। मतलब डाउट तो उसको पहले से ही था कि इसका जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो और जो हेस्टर का जो क्राइम है, दोनों का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है। जब ये इनको तीनों को हाथ पकड़ के देखता है तो इसको भरोसा हो जाता है कि यही उसका फादर है। तो ये एक तरह से रेवेंज में है कि इन दोनों को मैं सज़ा दूँ। हेस्टर, पर्ल और डेमसडेल ये प्लान करते हैं कि हम ये जगह छोड़कर चले जाएंगे और कहीं और रहेंगे आराम से। तो ये शिप बुक कर लेते हैं वहाँ से जाने के लिए। और जो हेस्टर होती है वो अपना ए हटा देती है। जब वो खेलते हुए पर्ल घर पे आती है और वो देखती है कि ए नहीं पहना है उसने, तो वो उसको पहचान ही नहीं पाती। तो इसमें ये दिखाया गया है कि ये उसी ए साइन अडल्ट्री की वजह से ही उसकी बेटी उसको पहचानती है, उस साइन की वजह से जो उसने पहन के रखा है। ये बात इसको पता चल जाती है चिलिंगवर्थ को कि वो इस तरह से प्लान कर रहे हैं जाने का। तो उसी सेम शिप में ये भी अपनी बुकिंग करवा लेता है। तो लास्ट जो आर्थर डेमसडेल होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं, रिलीजियस मिनिस्टर होते हैं, ये उसी चौराहे पे आते हैं, वहाँ पे लोगों को भाषण देते हैं अपना, जैसे रिलीजियस स्पीच देते हैं। तो ये उनका लास्ट स्पीच था और स्पीच देते देते ये लास्ट में रिवील कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत गिल्ट रिडन होते हैं। इनको लगता है कि मुझे ये अपना क्राइम छुपाना नहीं चाहिए। तो ये वहाँ पे सब कुछ एक्सपोज कर देते हैं कि उसका फादर मैं हूँ, और वो अपना ए जो उन्होंने कार्व किया हुआ था वो दिखा देते हैं। और ये कन्फेस करते करते वहीं पे उनको हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। जो पर्ल होती है वो भाग कर आती है, उनको किस करती है। इसके बाद उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। चिलिंगवर्थ वो भी चला जाता है और 1 साल बाद चिलिंगवर्थ है उसकी भी डेथ हो जाती है। हेस्टर और पर्ल कहीं और चले जाते हैं। बाद में हेस्टर काफ़ी साल बाद वहाँ पे आती है और उसको सिर्फ पर्ल के लेटर मिलते हैं कि उसकी शादी हो गई है, वो कहीं और रह रही है, और हेस्टर अपना जो भी चैरिटी का काम कर रही थी वही काम करके वहाँ पे अपना टाइम गुजारा करती है। और लास्ट में जब हेस्टर की डेथ होती है तो उसको भी when Hester dies, she buried next to Demasdale. The two share a single tombstone which bears a scarlet A. अब हम बात करते हैं थीम। इसमें थीम क्या है? स्कारलेट लेटर इसमें थीम है। एक तो सिन एंड गिल्ट है, क्रिटिक ऑफ प्यूरिटनिज्म है, रेवेंज है, सोशल ऑपरेशन एंड इनटॉलरेंस है, और सफरिंग एंड पेन, जो हेस्टर पूरी लाइफ में उसने सफ़र किया और जो पेन था। तो यही मेन सिन है, मेन थीम है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।